नमस्ते बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम डेनियल सेल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। याद कीजिए, जिंक एटम्स जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं प्लेट के ऊपर और सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयंस रिलीज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और कॉपर आयंस को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इस वाले फिगर में भी आप लोगों ने देखा था, याद आया होगा आप लोगों को, किस तरह से जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके वो कॉपर आयंस की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ ये वाली जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक रोड को डिप करने पर होने वाली रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। नोटेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सॉल्ट ब्रिज। ध्यान दीजिए, ये जो सॉल्ट ब्रिज है जो दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है ताकि आयंस में बैलेंस बना हुआ रह सके। और लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है एनोड हाफ सेल। आपको पता है कि लेफ़्ट साइड में हम एनोड लेते हैं और राइट हैंड साइड में कैथोड को रखा जाता है। अब ये जो डबल वर्टिकल लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये डबल वर्टिकल लाइन क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। जो दो हाफ सेल हैं उनको सेपरेट कर रही है। और लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो एनोड हाफ सेल वाले कंपार्टमेंट के अंदर जो कंटेनर है जिसमें हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को लिया था और उसमें जिंक रोड को डिप किया था। तो यहाँ जिंक रोड उस जिंक सेकंड आयन के कांटेक्ट में है। ये जिंक सेकंड आयन कहाँ से है? जिंक सल्फेट को डिसोल्व किया पानी के अंदर, उससे जिंक आयंस और सल्फेट आयंस बने। ऐसा कैसा आप लोग देख रहे हो, राइट हैंड साइड के अंदर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रोड को डिप किया हुआ है। उसके अंदर जो कॉपर है वो कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस होते हैं और कॉपर मेटल बनाते हैं। यहाँ रिडक्शन का प्रोसेस इलेक्ट्रॉन की गेनिंग से हो रहा है। तो ये जो सिंगल लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये सिंगल लाइन जो सॉलिड स्टेट और एक्वस स्टेट है उसके सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी की ऐसी आप लोग इधर राइट हैंड साइड में और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों तरफ देख रहे हो, फेस बाउंड्री के नाम से उसको डिनोट किया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन भी आप लोगों को इसमें शो की हुई है। वो किस तरफ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो फिगर है इसको देखिए, इसमें समझाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो किस तरह से होता है। अब ये जो लेफ़्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है। जब हम इस सर्किट को पूरा कर देते हैं, जो राइट हैंड साइड वाला फिगर आपको दिख रहा है उस फिगर के अंदर आप देखोगे तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। इसके अंदर अगर हम ये सर्किट पूरा कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो इस तरह से होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ़्लो होते हुए यहाँ पर जाएंगे। अब इसको समझाने के लिए लेफ़्ट साइड में जो फिगर आपको दिख रहा है यूट्यूब शेप जैसा, उसके अंदर देखिए, यहाँ पर वाटर के फ़्लो को रिप्रेजेंट किया गया है। ये बीच में एक नोब आप लोगों को दिख रही है। इस नोब से लेफ़्ट साइड में वाटर का लेवल हाई है और राइट हैंड साइड में वाटर का लेवल कम है। जब इस नोब को हम ओपन करेंगे तो क्या होगा? वाटर का फ़्लो इधर से इधर होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बस ऐसा का ऐसा यहाँ पर भी है। इलेक्ट्रॉन्स उनकी क्वांटिटी इस वाले इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा है, जिसको हम डेनियल सेल के अंदर जिंक इलेक्ट्रोड की फॉर्म में या जिंक हाफ सेल की फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इस वजह से इधर से इधर की तरफ ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या, अच्छा इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस से भी समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वही डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो कहाँ से कहाँ की ओर होगा, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक फ़िगर है जो ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, इसको हम लैपटॉप के स्क्रीनशॉट पर देखते हैं। अब इस पर देखिए, ये वही डेनियल सेल है। यहाँ पर दोनों जो हाफ सेल हैं उनको कनेक्ट किया हुआ है। आपको दिख रहा है इसके अंदर लेफ़्ट साइड में
जिंक रोड, जो जिंक इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड भी बोलते हैं, और इस पर इसको नेगेटिवली चार्ज क्यों बोल रहे हैं, अभी पहले जस्ट फिगर में आप लोगों ने जो देखा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, उससे इस चीज़ को हमको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं एनोड को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट को कंप्लीट किया है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लेफ़्ट से राइट की तरफ हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर अंडरस्टूड हैं, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ध्यान देना, इन दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर जो रेस्पेक्टिव सॉल्यूशंस हम लोगों ने लिए हैं वो 1 मोलरिटी वाले लिए हैं, 1 m वाले, है ना। तो ऐसे केस में जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होता है वो ये है, और यही इसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी काम करता है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं, जिंक और कॉपर वाले, और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की 1 m लेते हैं, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 1.10 आता है, और यही इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें हम देखें ईएमएफ क्या चीज़ है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म। पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, या आप यूँ बोल दो कि वो एक तरह से उस सेल की पावर हो गई। तो इट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन थ्रू द सेल। मतलब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो जो दोनों टर्मिनल्स हैं उन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ होगा। फिर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है ना वो केवल इलेक्ट्रोड के लिए है, मतलब जिस रोड को आपने सॉल्यूशन के अंदर डिप किया है वही क्या होगा, हाफ सेल होगा, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन। तो उस इलेक्ट्रोड में, यानी वो जो रोड है वो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, तो उस रोड से एटम्स आयनाइज होकर के सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। बस उसी मोमेंट पर कुछ आयंस वापस से इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके ऊपर डिपॉजिट होंगे रोड के ऊपर। तो वहाँ पर दोनों जो सरफेसेस टच में हैं, यानी सॉलिड और लिक्विड यानी एक्वस सॉल्यूशन, वहाँ जो पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, ध्यान देना। अब ये एक हाफ सेल के लिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं, तो जो दूसरा हाफ सेल होगा उसके लिए भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो ये जो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ओवरऑल उनका जो डिफरेंस होगा वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन अ हाफ सेल इज यूनिटी, देन the electrode potential is known as standard electrode potential। बस यही बात ध्यान रखना, जैसे अभी हम लोगों ने जो केस देखा था डिनेल सेल वाला, वहाँ पर कंसंट्रेशन यूनिटी ली थी, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट दोनों सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर भी यही चीज़ ध्यान रखो कि अगर कोई भी सॉल्यूशन लें, अगर उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी है यानी 1 मोलर है, तो ऐसा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। फिर हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव कौन सा होगा, स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मोर रेडिली एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, डेनियल सेल वाले केस में राइट हैंड साइड में आप जो कॉपर आयंस देख रहे हो उस पर ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। कॉपर आयंस इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये मोर पॉजिटिव होगा। तो अगर कॉपर इलेक्ट्रोड और ये वाला केस लेते हो 1 m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाला, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू आती है प्लस 0.34 वोल्ट, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो इस पर मोर पॉजिटिव लिखा हुआ है। फिर मोर नेगेटिव,
स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट एंड मोर रेडिली गिव्स इलेक्ट्रॉन। देखो आप लोगों को पता है जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की, यानी खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और कॉपर आयंस को रिड्यूस करेगा। मतलब जो जिंक इलेक्ट्रोड है यानी जिंक के जो एटम्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, तो ये मोर नेगेटिव होगा। इसीलिए हमने कहा ना कि जो एनोड है उसको हम नेगेटिवली चार्ज क्यों एज्यूम कर रहे हैं, वो इसी वजह से। तो ये स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज़ करेगा। जो करंट फ्लो होगा ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर के कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। फिर बाय कंबाइनिंग टू हाफ सेल रिएक्शन वी गेट अ कंप्लीट नेट रिएक्शन। द टोटल सेल पोटेंशियल ई सेल इज गिवन बाय ई सेल इज़ इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। नीचे लिखा हुआ है ई राइट माइनस ई लेफ़्ट। कन्वेंशनली आपको पता है कि लेफ़्ट साइड में हम एनोड को रखते हैं और राइट साइड में हम कैथोड को रखते हैं। तो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करोगे तो क्या आएगा, उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल आएगा, जिसको हम ई सेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं टेबल ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़। ध्यान देना, एक चीज़ माइंड में रखना, ये जो टेबल बनी हुई है, हालांकि इस टेबल को आप लोगों ने 11th क्लास के रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर के अंदर भी देखा है, और इसमें रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसिडर करते हैं। IUPAC की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जहाँ रिडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। NCERT की बुक के अंदर ये टेबल बनी हुई है, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर देखें, आप लोगों को बीच की तरफ जो ग्रीन कलर्ड बॉक्स दिख रहा है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन से रिलेटेड रिडक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जहाँ पर हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को एक रेफरेंस की तरह से लिया है। हालांकि इससे जो इलेक्ट्रोड बनेगा और उसका जो पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट नहीं होगा, लेकिन IUPAC ने इस चीज़ को एज्यूम किया और एक्सेप्ट किया या मान लिया एक तरह से आर्बिट्ररीली कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 है, और बाकी के जो सेल्स बनेंगे, हाफ सेल्स बनेंगे, हम उनको इसके साथ में कंपेयर करेंगे। अब इसके अंदर आप देखिए, ऊपर की तरफ जब आप मूव करोगे ना तो यहाँ सबसे ऊपर आप देखिए जिसमें जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके और फ्लोरीन गैस बन रहा है, यानी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयंस बना रहा है। यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, मेंशन किया हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। और इसमें ई नोट की वैल्यू ध्यान देना, अगर नोट लग रहा है ई के ऊपर तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 2.87 और इसके ठीक पहले प्लस लगा हुआ नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है कि ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, हम एक बात यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा है इस सीरीज़ के अंदर जो बन रही है, मतलब जो फ्लोरीन है वो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बात माइंड में रखना। मतलब फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, फ्लोराइड के अंदर कन्वर्ट होगी, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत इसके अंदर सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन के अंदर। मतलब किसी भी स्पीशीज़ के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करेगी। इसलिए हम बोलेंगे कि फ्लोरीन स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जाओगे वहाँ पर आप देख रहे हो ये जो वैल्यूज़ हैं वो कम होती जा रही हैं, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब नीचे की तरफ जब आप मूव करोगे तो आपको दिखेगा, अच्छा अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था कॉपर वाला केस जिसमें वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट बताई थी मैंने कॉपर के लिए, तो वो वैल्यू यहाँ पर मेंशन की हुई है।
प्लस 0.34 वोल्ट। और जिंक वाली जो रोड है या जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए वैल्यू होती है माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, ध्यान देना। अब ये जो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 0 दी हुई है, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहे हो वहाँ पर वैल्यू नेगेटिव के अंदर इंक्रीज हो रही है, या हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल वो डिक्रीज हो रही है। इस टेबल में सबसे कम वैल्यू लिथियम आयंस के लिए शो की हुई है, माइनस 3.04 वोल्ट आप लोगों को दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब ध्यान देना, मतलब ये हुआ कि जो लिथियम आयन हैं उनको रिड्यूस करके लिथियम एटम या लिथियम मेटल के अंदर कन्वर्ट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ देखो, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन गैस है, वो इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली गेन करेगी और सबसे इजीली रिड्यूस होगी, तो वो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और यहाँ सबसे नीचे आप देख रहे हो जो लिथियम आयन हैं उनके लिए वैल्यू माइनस 3.04 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या हम बोलें कि इसको लिथियम आयन को अगर रिड्यूस करना है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसकी उल्टी रिएक्शन को देखो, मतलब अगर हम ये कहें कि जो लिथियम एटम है या मेटल है उसको अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना है तो ये इसके लिए प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी होगा। समझना, लिथियम उतना इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो किसी और को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा, मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज होगा और किसी और को रिड्यूस करेगा, तो बहुत इजीली रिड्यूस करेगा, या हम बोल सकते हैं कि स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ आप जो वैल्यूज़ देख रहे हो, जैसे सोडियम के लिए वैल्यू है माइनस 2.71 वोल्ट और मैग्नीशियम के लिए वैल्यू है माइनस 2.37 वोल्ट। इसी तरह से आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे तो अल्टीमेटली आप हाइड्रोजन तक पहुंचोगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन क्यों है और स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम क्यों है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। देखो, ये जो अभी आप लोगों ने टेबल देखी जिसके अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन करना है, तो ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे थे ना अभी, वो उस हाफ सेल के लिए वैल्यूज़ थी, पर हम कभी भी उस हाफ सेल के लिए वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते। अगर आप वोल्ट मीटर लगाओगे भी सही तो वोल्ट मीटर के लिए 2 टर्मिनल तो होने ही चाहिए। आप केवल एक ही हाफ सेल लोगे तो वहाँ एक टर्मिनल से काम नहीं चलेगा, तो उसको दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो टर्मिनल यहाँ पर यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आपको दिख रहा है ना फिगर, यही वाला है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर पता लगेगा कि एक प्लेटिनम वायर है, उसको एक ट्यूब के अंदर हमने पास किया हुआ है, और यहाँ एक प्लेटिनम की जो सरफेस दिख रही है ना, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन प्लेटिनम फॉयल। अच्छा, प्लेटिनम ही क्यों लिया उसका भी रीज़न है। प्लेटिनम की खासियत क्या है कि ये इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। आप लोगों को पता है कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इन मेटल्स को नोबल मेटल्स के अंदर रखा जाता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो प्लेटिनम की रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, तो एसिड के सॉल्यूशन में डिप होने के बावजूद भी ये एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एक सरफेस प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र है, क्योंकि रिएक्शन होगी चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करने के लिए और इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो करने के लिए प्लेटिनम की प्लेट और प्लेटिनम का वायर यूज़ किया जाता है। इसीलिए हम इसको रेफरेंस की फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में SHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को जो फ़्लो किया जा रहा है वो 1 बार प्रेशर पर फ़्लो कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ इसके अंदर सॉल्यूशन में 1 m हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, तो क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन क्लोराइड जो HCl है उसका सॉल्यूशन लेते हैं। 1 m आप जब डिसोल्व करोगे ना पानी के अंदर तो वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाती है, तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी 1 m होगी।
अब हम इसको कनेक्ट, देखो ये अपने आप में एक हाफ सेल है और इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमने ज़ीरो माना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट करें या दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करें, फिर वोल्ट मीटर भी लगाएं। अच्छा, जो दूसरा है ना सेल हमने लिया, उसके अंदर भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 m ही होनी चाहिए। एक चीज़ और है, यहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लेफ़्ट हैंड साइड में रखेंगे, इसको हम एनोड मान कर के चलेंगे। अभी हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि साथ वाला जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया है वो कैथोड की तरह से बिहेव करेगा या एनोड की तरह से बिहेव करेगा। अगर साथ वाला इलेक्ट्रोड वो अगर उसकी पावर वीक है तो इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करेगा, तो उसके लिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर मान जैसे जिंक वाला इलेक्ट्रोड है, सपोज़ वो कनेक्ट करते हो, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो जो एक्सपेक्टेड है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, जो साइन है ना वो नेगेटिव लगाएंगे। इसीलिए जिंक इलेक्ट्रोड के लिए जो वैल्यू हमने क्या लिखी थी, -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम देखें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी खासियत, इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद हाइड्रोजन गैस 1 ATM या 1 बार ज़्यादा सही है, एंड एक्वस हाइड्रोजन आयंस 1 m concentration. It is assigned 0.0 volt electrode potential. It may behave as एनोडिक और कैथोडिक हाफ सेल। मैंने अभी बताया आप लोगों को, डिपेंड करेगा कौन सा कनेक्ट कर रहे हो इसके साथ में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज प्लेटिनम हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो सिंगल वर्टिकल लाइन है आपको दिख रहा है, ये आपस में इस तरह से रिलेटेड है, हाइड्रोजन गैस कनेक्टेड है। ध्यान देना, प्लेटिनम से कांटेक्ट में है हाइड्रोजन गैस के, और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन आयन के कांटेक्ट में है। क्लियर। और फिर आगे जो ए और उसका सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है H+, ये ध्यान देना, ये इसकी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन को बता रहा है। व्हेन SHE इज कपल्ड विद एन अदर हाफ सेल, then cell potential is the value of the electrode potential of half cell। ठीक है, तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं दूसरे हाफ सेल के साथ में और वोल्ट मीटर लगाते हैं तो हमको पता लगता है जो भी वैल्यू आती है वो उसको इंडिकेट करती है जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो एक तरह से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वही साथ वाला जो इलेक्ट्रोड लगाया है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे, वीडियो के अंदर आप इसको पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।